A very warm welcome to you all in my YouTube channel, Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9 का हम लोग जो सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट की क्लासेस में हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करता था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. In simple words, for every action force in nature, there is an equal and opposite reaction. न्यूटन का जो हमारा थर्ड लॉ है बेसिकली ये स्टेट करता है कि अगर हम किसी भी बॉडी में कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो इन रिटर्न वो बॉडी भी हमारे बॉडी पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है और जो ये दोनों फोर्सेस होते हैं आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट इनका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। अब अगर हम एक साइड से कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड में एक फोर्स एक्ट करता है। यही हमारा बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेट यही करता है कि अगर कोई भी एक बॉडी किसी अनदर बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो वो भी उसको उतना ही इक्वल इन अपोजिट फोर्स लगाता है। जब फोर्स जिस साइड से ज्यादा हो जाता है हमारी उस साइड बॉडी मूव करने लगती है। तो हमारा ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। If a body A exerts a force on the body B, then body B also exerts an equal and opposite force on body A. यही चीज बता रहा है कि अगर कोई बॉडी है जिस जो A है हमारी, अगर वो किसी अनदर बॉडी B पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो B भी जो है वो उसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा बट जो इसका डायरेक्शन है दैट विल बी अपोजिट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं जिससे हमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स है सब हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स है। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, while walking or running you push the ground in the backward direction while with your feet the ground simultaneously exerts a force of equal and opposite in the forward on feet. This force enables us to walk. अब जो हम लोग पैर से मतलब मूव कर सकते हैं ग्राउंड पे वो इसलिए मूव कर सकते हैं क्योंकि जब हम मूव करते हैं तो एक अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स एक्ट करता है। अब जितना फोर्स हम ग्राउंड पे एक्सर्ट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करता है और जब हम अपनी तरफ से अपनी बॉडी की तरफ से फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाते हैं तो वो हम पैर जो हमारा है वो हमारा आगे बढ़ने लगता है। अगर हमारा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो उस टाइम पे बॉडी हमारी क्या रहेगी? स्टेट रहेगी क्योंकि दोनों साइड से इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन भले ही दोनों के इक्वल है बट जब हमारी बॉडी का फोर्स ज्यादा हो जाता है तब हम आगे मूव कर सकते हैं। तो अगर ये जो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है अगर ये फोर्स ना एक्ट करे तो हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी हमारी एक साइड पे ही कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। हम खड़े नहीं हो सकते हैं, हम प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा फोर्स होता है इसको एक तरह से हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। नेक्स्ट है a bird flies on by use of its wings. The wings of the bird pushes the air downwards. In reaction, the air pushes the bird upward. अब जो बर्ड है फ्लाई करती है जो उसकी विंग्स होती हैं उससे वो फोर्स आगे लगाने की कोशिश करती है और जो हमारी एयर है उसको वो अपोजिट डायरेक्शन से पुश करने की कोशिश करती है। एक साइड से हमारी जो एयर है वो आ रही है उसका जो फोर्स लग रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसके रिएक्शन में बर्ड जो है वो अपर डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाती है, इस वजह से वो आगे मूव कर सकती है। Next, when a bullet is fired from a gun, we observe recoil of the gun. The gun acts on the bullet
exerts a force on the bullet, simultaneously the bullets react on the gun. जो बुलेट है मतलब जो गन है, हमारी गन के अंदर हमारी बुलेट है, जब बुलेट फायर किया जाता है तो आप देखे होंगे कि पीछे आने से थोड़ा झटका सा लगता है। तो वो क्या होता है कि जब बुलेट हमारी गन फायर की जाती है तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिससे हमारी बॉडी हल्का से पीछे झटका लेती है, और एक फोर्स आगे की डायरेक्शन पे लगता है जिसकी वजह से जो बुलेट होती है वो आगे की तरफ मूव कर पाती है। नेक्स्ट है अ स्विमर पुशेस द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब कोई तैरता है, आपने देखा होगा या आपने कभी लाइफ में अपने स्विमिंग की होगी, तो जब हम स्विम करते हैं तो क्या करते हैं, जो वाटर होता है अपने हैंड से उसको पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। जब हम पीछे की तरफ पुश करते हैं तो वो फोर्स कौन सा होता है, एक तरह से एक्शन फोर्स, वो हमने काम किया। अब उसके रिएक्शन में जो वाटर होता है वो एक अपोजिट फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो आगे मूव करती है। और जो फोर्स हमारा हैंड्स वाटर के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है वो हमारा एक्शन फोर्स होता है, और जो वाटर हमारी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है वो क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है। मतलब इस एक्शन के बदले में जो रिएक्शन हो रहा है उस वजह से हमारी जो बॉडी है वो आगे मूव कर सकती है। When we jump from a boat, the boat also experiences the backward jerk. This is due to the action reaction pair. और जब आपने देखा होगा कि आपने कभी मतलब ओशंस वगैरह में या रिवर वगैरह में कहीं बोटिंग वगैरह की होगी, तो क्या करते हैं, जब हम लैंड की तरफ उतरने की कोशिश करते हैं तो जब हम मूव करते हैं तो देखते होंगे कि जो बोट होती है आपके वो पीछे की तरफ मूव करती है। उसका रीजन क्या होता है, हम अपने पैर से आगे की डायरेक्शन पे फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जो बोट जो है वो आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और जो हमारा पैर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है। इसलिए हमारी बॉडी जो होती है वो आगे मूव कर जाती है और बोट जो होती है वो पीछे मूव कर जाती है। ये हमारा हो गया इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो ये हमारा हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट आता है अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम समझते हैं। इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दीज फोर्सेस में नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब जैसा कि हमने इस बारे में अभी स्टडी किया कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है वो इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड का होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये हमारा इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। दिस इज बिकॉज ईच फोर्स ऑन act on different objects, and these objects may be different masses. If the body are of small masses, they will experience small acceleration. If the object are of same masses, they will experience the same acceleration, and the action and the reaction force are equal and opposite, but their resultant may not be equal. अगर बॉडी का मास सेम है हमारा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। पर अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसको मूव करने के लिए उसका जो एक्सेलरेशन होगा, वो जो मूव करेगा उसकी स्पीड जो होगी वो कम होगी, और अगर बॉडी का मास हमारा कम है तो एक्सेलरेशन जो क्या होगा वो ज्यादा होगा। ये अभी हम आपको डिराइव करके बताते हैं आगे। इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा कंक्लूजन है, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन हमारा कम होगा, कि वही चीज इसमें प्रूव करी गई है। कि सपोज करते हैं व्हेन एन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडीज ऑफ मास ma एंड mx। एक हमारी बॉडी है जिसका मास हमारा ma है, और जो दूसरा हमारी बॉडी है उसका मास हमारा mx है। तो एक पे जो हमारा फोर्स लग रहा है उसको हमने क्या सपोज किया है, FAX, मतलब ए बॉडी जो है वो x पे फोर्स लगा रही है, और दूसरा जो हमने कंसीडर किया है वो x वाली बॉडी है जो वापस ए पे फोर्स लगा रही है। दोनों के फोर्सेस इक्वल है पर जो उसका डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। अब जैसा कि हमको पता है कि F इज इक्वल्स टू ma होता है, हमने भी लास्ट की क्लासेस में स्टडी किया था, तो यहाँ पे हमारा F की जगह क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। तो मास ऑफ ए बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी जो हमारा इक्वल हो जाएगा मास ऑफ एक्स बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एक्स बॉडी। तो अगर हम यहाँ से इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये चीज निकल के आता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए बॉडी का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ ए बॉडी। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा, और अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा।
तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। जब गन फायर की जाती है तो जो बुलेट है उस पर एक फॉरवर्ड फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो आगे मूव करती है। और जो बुलेट होती है वो आगे मूव कर रही है तो वो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का गन पे अप्लाई करती है। द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन। दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल मीन्स हमको जैसे बुलेट फायर करते हैं तो एक पीछे हल्का सा छोटा सा झटका हमें लगता है, उसी को हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। अब सिंस द मास ऑफ द गन इज मच हायर इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द बुलेट, अब जो गन का मास है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इन केस ऑफ बुलेट के कंपैरिजन में। बट जो एक्सेलरेशन होता है ऑफ द गन इज मच लेस देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बुलेट। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि एक गन है, ठीक, बुलेट है, बुलेट हमने फायर की, बुलेट आगे फॉरवर्ड फोर्स लगाई और आगे बढ़ गई, हल्का सा पीछे हमको झटका सा महसूस होता है तो बुलेट तो हमारी आगे मूव कर गई, उसने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया तो हल्का सा हमें झटका लगा, जो हमारा रिकॉइल ऑफ द गन होती है। ठीक, उसके बाद जो हमारा गन का मास होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, बुलेट के मास के कंपैरिजन में। तो बुलेट हमने देखा ज्यादा स्पीड से आगे मूव कर जाती, पर जो गन में हल्का सा झटका लग रहा है वो तो बहुत कम है। तो देखिए मास ज्यादा है, एक्सेलरेशन कितना हुआ, कम हुआ, मतलब कम डिस्टेंस मूव किया ना। पर जो बुलेट है उसका मास हमारा बहुत कम है पर उसमें एक्सेलरेशन बहुत तेजी से हुआ, वो बहुत दूर जाके हमारी मूव करती है। तो इसी तरीके से हमारा जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है वो यहाँ पे एंड अप होता है। तो होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि अगर हम कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो दूसरा बॉडी भी उसी बॉडी, पहले वाले बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। और अगर आपका मास ज्यादा होगा और तब उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा, और अगर आपका मास कम होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन जो आपका होगा वो ज्यादा होगा। आज की क्लास में बस इतना ही था। होप सो आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर जो सेकंड है दैट विल बी फिनिश्ड। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस बेसिकली वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।